स्वागत है दोस्तों आपका बिहार इप्टा के लाइव पॉडकास्ट पर। ये हमारी श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी है और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं गुरु शोभना नारायण और आमिर। उनका इंट्रोडक्शन लेंगे आज। आमिर बहुत जी। बहुत शुक्रिया कबीर। हमारे साथ एक ऐसे नृत्य गुरु हैं जिन्होंने 2.5 साल की उम्र में नृत्य के क्षेत्र में कदम रखा और आज वो इस मकाम पर हैं कि विदेशों में लोग कथक को मैम के नाम से, नृत्य गुरु शोभना नारायण के नाम से जानते हैं। बंगाल की रहने वाली, बंगाल में इनका जन्म हुआ, लेकिन मूल रूप से हम लोग के मेरा पास जो रिसर्च टीम ननिहाल, ने कहा मुजफ्फरपुर और जी, दतिहाल आरा। नदिहाल आराम। मैम मूल रूप से आप बिहार की रहने वाली हैं और पूरे तरीके से जब कथक की शुरुआत हुई तो अभी के वक्त में ये साफ तौर पे से कहा जाता है सभी लोगों का कि नृत्य गुरु ने पूरी की पूरी कथक की जी। परिभाषा बदल दी है। जिस तरीके से सिर्फ पौराणिक कथाओं का जिक्र हुआ करता था कथक में, वो अब बदल चुका है और अब समसामयिक मुद्दों पर कथक नृत्य गुरु करती हैं और एक संदेश लोगों के पास जोड़ने का काम अपने नृत्य के जरिए वो करती हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका नृत्य गुरु शोभना नारायण जी हम लोगों के लाइव पॉडकास्ट पर। और उम्मीद है कि आज हम लोग काफी एक अच्छी बातचीत करेंगे और आपको काफी आनंद आएगा इस बातचीत में। जी मैम। कबीर मैम मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ने मुझे याद किया और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी। मैम हम लोग जब आपसे मिलने की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने इस बात को देखा कि अब 4 साल की उम्र से नृत्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं और आज हैशटैग गुरु शोभना नारायण ट्रेंड करता है और आप भारतीय कला को देश विदेशों में लोगों के पास लेकर जाती हैं। जो एक पौराणिक कहानियाँ होती थीं उनको एक मॉडर्न ट्विस्ट देती हैं, एक कंटेम्प्रेरी कहानी लेकर आती हैं। विदेशी लोगों के बीच जाकर हमारी सभ्यता का एक नया प्रारूप दिखाती हैं जो मॉडर्न भी है और एक यूरोपियन और वेस्टर्न सेंसिबिलिटी को सूट भी करता है। तो मैम हाउ डिड यू फाइंड दिस बैलेंस? कैसे पहुँचे यहाँ तक? एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी हम लोग जानना चाहेंगे मैम आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो एक धारणा हमेशा रही है कि शास्त्रीय नृत्य जो है एकदम ऐसा पुराना है, वो मतलब पत्थर की तरह जो है एकदम स्टीप्ड। तो हम लोग स्टीप्ड इन एंटिक्विटी तो है ही है, लेकिन अगर वही होता तो हमारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत आज तक नहीं चली आती। वो तो कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है और हमेशा वो उस टाइम वहां को लेकर के, लेकिन वो जो उस समय की सामायिक चीजें थी, जो स्थितियां थी, उसको दर्शाने का हमेशा काम उसने किया है। आप पहले ये सोच ही लीजिए कि जब आप ये नाट्य शास्त्र का जो ओपनिंग चैप्टर ही है, वो कहते हैं कि आप ऑडियो विजुअल मीडियम चाहिए कि जो लोगों को वैल्यू सिखाए। तो आप क्या कर रहे हैं? तो कथक लोग क्या कर रहे थे पुराने जमाने में भी? तो कथाएं लेकर के, लेकिन उसको कॉन्टेम्परेरीनेस एक इशू को लेकर के वो बता रहे थे। तो उस जरिए जो है वो हमेशा हमारी कथाएं बढ़ती गई, उसके लेयर्स बढ़ते गए। अगर आप 12वीं शताब्दी में आ जाए, राधा तो हमारे 10वीं शताब्दी तक तो हमारे जहनी में नहीं थी, कहीं लिटरेचर में नहीं थी, लेकिन उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद राधा ही राधा है, कृष्ण को हम राधा के। तो ये जो एस्पेक्ट है कि हम लोग हमेशा, और उसके जरिए क्या कह रहे हैं उसके, और इतनी गहराई है, तो वो गहराई हमेशा जो है उसकी जो परतें हैं खुलती जाती हैं और वो कभी भी हमारी शास्त्रीय नृत्य और संगीत वो एकदम वैसे फ्रोजन इन टाइम नहीं रही है। वो हमेशा इवॉल्व करती गई है, वो हमेशा कॉन्टेम्पररी रही है, पुरानी चीजों को लेकर भी हमेशा कॉन्टेम्पररी रही है। आज भी हम वही है।
आज भी वही है। अगर हम रामायण को भी देखें, वाल्मीकि के संस्कृत के रामायण का कुछ और एक वो एक टोन अलग थी, और ये हमारे तुलसीदास के रामचरितमानस का टोन अलग है। वो एक भक्त के रूप में देख रहे हैं, वाल्मीकि एक दोस्त के रूप में देख रहे हैं। तो आप उसका जो वो उसके देखिए पढ़ते फिर खुलती गई, अलग एक डायमेंशन आया। तो वो डायमेंशंस जो है कॉन्टेम्परेरीनेस दिखा रही है कि हर एक जगह, और वो हमारी यहाँ जो है जितने भी पौराणिक कथाएं हमेशा सिंबॉलिक रही है। उसको आप वो उसके जरिए कोई मैसेज हमेशा दे रहा था, और वो मिलता है। और वो मैसेज का इंपोर्ट पकड़ना, उसका मतलब पकड़ना आप और हमारा काम है। हम तो एज अ आर्टिस्ट, एज अ कथक, हम तो जरिया बन जाते हैं उस मैसेज को आप तक पहुंचाने का। और आप लोग उस मैसेज को हमारे जरिए की, जैसे हम उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग, उसका इंपोर्ट, हम लोग उसको अपनी अभिव्यक्ति से, नृत्य के अभिव्यक्ति से, अपने मुद्राओं के अभिव्यक्ति से, इमोशंस के अभिव्यक्ति से हम आपको पहुंचा रहे हैं। तभी तो हमेशा कथक हमेशा कॉन्टेम्पररी था, कॉन्टेम्पररीनेस उसमें था, वो पुरानी कथाओं को भी लेकर के। तो आज भी वही है, हम लोग शायद मतलब उसका भूल गए हैं। तो मेरा काम सिर्फ था कि ऊपर की जो लेयर्स ऑफ डस्ट चढ़ गई थी, बस मैंने उसको हटाया है। चीज तो वही थी, वो बस उसको, वो चीज हमेशा, वो मूल चीज और वो जो बात है वो हमेशा ही थी। सिर्फ हम लोग भूल गए थे उसको, शायद पीछे अपने अलमारी में बंद कर दिया था, उसमें धूल झोंक हो गया था। तो बस उसको डस्ट ऑफ किया है, सफाई की है और आपके सामने पेश किया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक एक मैं पौराणिक कथा अगर लेती हूँ तो उसमें देखिए कितनी कॉन्टेम्परेरीनेस है। आप एक छोटा सा देखिए कि अगर कृष्ण की बात करते हैं और हम लोग कालिया दमन की बात करते, तो वो कॉन्टेम्परेरीनेस, हम लोग डांस करते, लेकिन कि वो कृष्ण ने न था कालिया को, इतना पॉइजनस स्नेक था, गए अंदर, उस पॉइजनस स्नेक को न था और उसके फन पे नाचा। अब आप सोचिए, फन पे नाचा, दैट उसका क्या मतलब हुआ? देयर वाज अ मीनिंग टू इट, कि उसके फन पे चढ़ के नाचना, क्या उसका मतलब था? कि आपने उसको सब्जुगेट किया, सबड्यू किया है, उसको उस वश में किया है। तो आज वो कालिया क्या है? वो आज हमारा वाटर पॉल्यूशन, उस समय भी हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अगर आप देखिए, अगर उस समय भी हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे और आज भी हम बात कर रहे हैं वही वाटर पॉल्यूशन की। क्या हमने उस पर ध्यान दिया है? नहीं दिया। आज हमको फिर दोबारा सोचना पड़ रहा है। और वो कालिया जो है वो वाटर पॉल्यूशन है, उसका प्रतीक है। और अगर हम फन पे नाचने का क्या मतलब, कि लीव इट अंडर कंट्रोल। मैं हमेशा अपने शागिर्दों से पूछती हूँ कि क्या जो कृष्ण थे, उन्होंने कालिया को मारा था, फन को दबा दिया था, कि वो फन पे नाचा था? तो इसे फन पे नाचा, तो मैंने उसका मतलब क्या हुआ? कि उसको सबड्यू किया था, उसको कंट्रोल में रखा था। तो हमें तो वही करना है, क्योंकि अंडर वाटर लाइफ की साइकिल अपनी होती है, वो उतना ही जरूरी है जितना अबव द लैंड की जो साइकिल ऑफ लाइफ है। लेकिन हार्मनी चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो मैसेज हमेशा थी, और हमेशा वो हमारे कथक, पुराने कथक भी वही कहते थे। आज के भी कथक शायद हम लोग भूल गए थे, हमने सिर्फ उसको, उसके खाका, उसकी स्टोरी को ले लिया, उसके मीनिंग और उसकी असली मायने को हम लोग शायद, तो बस वही है कि हमेशा हर एक पौराणिक कथा में एक हिडन मीनिंग है, एक डीपर मीनिंग है, और हमें उस डीपर मीनिंग के ऊपर जाना चाहिए, जो कथकों का काम था, जो पुराने कथक किया करते थे। और ऐसा ही आप एक कर रही हैं अभी, द्रौपदी चीरहरण, जिसमें आप उसी तरीके से जो हिडन मीनिंग है उसको आप जनता के पास समझा रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। उसमें जी, तो उसके बारे में अगर आप कुछ हम लोगों को बता पाए कि उसका क्या हिडन मीनिंग था, और हम लोग अगर वो परफॉर्मेंस देख पाए।
जरूर जरूर। देखिए, उसका हिडन मीनिंग है कि अगर आप वैसे देखें कि इससे सिंबोलिज्म है, वो तो सिंबोलिज्म है, एक एलिगरी है। तो फिर कि अगर आज वो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वो सब कहानी जी सबको मालूम है। महाभारत सबने टेलीविजन पे देखा होगा, पढ़ा नहीं है तो टेलीविजन पे देखा है, और उसको सबको मालूम है। और तो आज के क्या है, अगर आप उस पर थोड़ा सा विचार करें तो आज के दुशासन आप में सभी लोग हैं। हम छोटे बच्चे को भी दुशासन बना रहे, वो दुशासन बन रहा है ऑब्जर्वेशन से। हमारे जो मिसडीड्स है हमको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो खुद सीख रहा है देख करके कि बड़े लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आज के दुशासन आप और हम। आज की द्रौपदी कौन है? पृथ्वी है। और उनका चीर क्या है, यानी साड़ी कौन क्या है? वो पूरा पर्यावरण है। और आप और हम निरंतर लगे हुए हैं कि उस पर्यावरण में जो है छेद किए जाए, उसको खींचे जाए, उसको एकदम तो हम लोग तो चीर हरण कर रहे हैं। तो अगर आप उसको देखें तो आज के जो, और उस पर एक बहुत खूबसूरत ये है, ये मैं इनफैक्ट 80s से करती आ रही हूँ, जबकि एनवायरनमेंट की बात कोई करता भी नहीं था, वातावरण और ये सब पॉल्यूशन की बात। तो एक सिंघवी साहब की जी बहुत अच्छी कविता है, मैं 2 बिल्कुल लाइन मैम। शेयर करूंगी। और वो कहते, दुशासन बस करो, दुशासन बस करो, धरती का चीर हरण मत करो। दुशासन बस करो, धरती का चीर हरण मत करो, फिर द्वापर को दोहराने का दुस्साहस मत करो। दुशासन बस करो, बस करो, बस करो। तो ये है। और ऑब्वियसली जब मैं करती हूँ तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल वो वाला चीर हरण करके वो एज अ गद्भाव, और फिर मैं बाद में उसको कहती हूँ कि देखिए ये इसका सिंबोलिज्म है, आप और हमको वो चेतना जगानी है अपने आप में। तो आप चाहते हैं कि मैं करूँ कि एक बार अभी करना चाहिए? लेकिन मैं तो म्यूजिक, मेरे पास तो हम लोग डांसर्स हैं, हम लोग कथक जो जी पुराने वाले होते हैं वो तो लाइव म्यूजिक पर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो शायद इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, बिल्कुल तो वो बिल्कुल मैम। करना है बिल्कुल। क्या, दिखाना? ओके, 1 मिनट, तो मुझे फिर अपनी स्पीकर को जरा ऑन जी करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा ये बिल्कुल दे दे मैम। कि मैं, हसन जी कहाँ गए मेरे?
थैंक यू मैम फॉर दैट ऑसम परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस के दौरान मैम एक ऑडियंस क्वेश्चन आया था जिसे लीड करना चाहेंगे, और फिर थोड़ा आप और हमें इस परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। मोहिनी है आरा से, उनका एक सवाल है कि आपने पिछले कन्वर्जेशन के दौरान मैम आपने गदभाव के बारे में पूछा, बता रहे थे आप, तो उनका एक सवाल है कि मैम गदभाव के बारे में थोड़ा और इलाबरेट करें और उसके थ्रू हमें इस परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। उनकी एक आस्था ऐसी है जी। जी जरूर। शब्द गतभाव वो दो शब्द है, गति और अभिनय। तो गति जो है वो चाल को कहते हैं, तो वो हम चाल, तो चाल में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन चाल में भी अभिनय है। और जब और अभिनय और ये भाव, तो एक है तक गत निकास। जब हम सिर्फ गत की बात करते, एक होता है गत निकास और गत भाव। तो जब हम सिर्फ चाल पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसकी खूबसूरती, कि अगर जैसे हिरण की चाल है, एक शेर की चाल है, एक हाथी का चाल है, एक मोर की चाल है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में भी वो अगर हम कहते हैं ना, अ पर्सन इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, हम लोग एनिमल किंगडम और बर्ड किंगडम से सिमिलीज देते, तो वो जो चाल है तो वो निकास, तो उसको गत निकास कहते। लेकिन जहां हम उसमें कहानी ले आए, एक कथानक है और वो कहानी उसमें जुड़ जाता है, और यूजली गत भाव में टेक्स्ट, साहित्य नहीं है, गाना नहीं होता है, और गाना नहीं है ना बोल है, किसी भी तरह का टेक्स्ट नहीं है, तो शब्द नहीं है। तो अगर तो सिर्फ अब हमारे पूरे अंगों से, तो अंग का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट है, आंगे का अभिनय, और उसमें एक्सप्रेशंस भी आ जाता है, भाव आ जाता है, हमारे जिस मूवमेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि बॉडी में भी टेंशन होती है, वो भी असर, हमारी जो पूरी में भी एक अभिनय है। तो वो हम उस पूरे, एक सिर्फ वाचिका यानी शब्द को छोड़ करके, शब्द हिडन है क्योंकि म्यूजिक चल रही है, वो एक म्यूजिक के जरिए जो है वो मुझे वो मिल रहा है रिदम और ये सब, तो वो हिडन है। लेकिन बाकी तीनों अभिनय, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं 4 अभिनय, आंगिका, वाचिका, आहार्य और सात्विका। तो सात्विक का क्या है, एक्सपीरियंस है, तो हम उसको जो है पूरा कर रहे हैं, तो एक आपको रस मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो वो एस्पेक्ट, वो इस यूनिट को हम गत भाव कहते हैं, जो सांकेतिक है, जिसमें हम कुछ संकेत कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, एक कहानी दिखा रहे हैं, और उस कहानी में ये जरूरी नहीं है कि एक ही कैरेक्टर हो, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर, अगर राधा और कृष्ण के तो 2 कैरेक्टर हो गए, गोपी आ गई तो बहुत सारे कैरेक्टर हो गए। अगर मैंने द्रौपदी चीरहरण जैसे अभी किया, तो उसमें द्रौपदी भी है, 5 पांडव भी हैं, हमारे कौरव भी हैं, दुशासन भी है, तो कृष्ण भी हैं, तो इतने सारे कैरेक्टर, और सबके जो है अपने अपने, सबका अपना अपना मूड है, सबकी अपनी लैंग्वेज है, एक इमोशन की लैंग्वेज है, और स्थितियां बदल जाती हैं। तो जो स्थिति एक दरबार का स्थिति, पासा खेलने वाला जो एक्शंस है उसकी स्थिति अलग है, आपकी वो तो पूरे नाट्य शास्त्र में जितना हमारे हस्त मुद्राएं हैं, जितने नवरस, जितने चाली हैं, जितने कर्ण हैं, हम सबका इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्ण गत भाव में सब कुछ आपको मिल जाता है, सिर्फ एक वाचिका जो हिडन है, क्योंकि आवाज नहीं इस्तेमाल करे, कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है गत भाव, गति और अभिनय। तो
तो अ, अपनी वो रिदम चल रहा है और आप जी। पूरा अभिनय कर रहे हैं। एक चीज जो हम लोग जानना चाह रहे थे, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, कथक के बारे में, लखनऊ घराना था, जयपुर घराना था, उससे पहले भी कथक की एक परंपरा रही है। आपके गुरु बिरजू महाराज जी, वो भी एक, उनके एक अलग स्वरूप रहा है। तो एक कथक का स्वरूप बदलता आ रहा है, और अब आप इस काफी बदले हुए स्वरूप को शायद देख रही होंगी, जो पहले कुछ और था, अब शायद कुछ और है। तो किस तरीके से स्वरूप बदल रहा है कथक का 12वीं 13वीं सदी से लेकर अगर अभी तक हम लोग हाँ इस मैम, सफर को और देखें उसमें तो? एक जो सवाल सिर्फ और उसमें भारत मैम एक सवाल जो हमारे एक इप्टा रूपी जिस तरफ हम लोग इसको घुमाना भी चाहते थे, कि जो एक मॉडर्न प्रारूप है जो अभी अगर उस पे एक खास कोरोना का चश्मा डाला जाए और अभी के जो एक सेटबैक्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उसको अगर करते हुए आप बताएं तो हमारे जो दर्शक हैं उसको सुनने के लिए आतुर थे। जी जरूर। देखिए, सबसे पहले कि कथक जो है सिर्फ 12वीं शताब्दी से नहीं, मैं आपको और पीछे ले जी जाती बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि और पीछे ले, क्योंकि कथकों का जिक्र जो है यही एक कम्युनिटी है जिसका जिक्र महाभारत में आता है। और वो जो आपके महाभारत में और किसी डांस कम्युनिटी का जिक्र नहीं आता है, लेकिन कथकों का आता है। और वो है आदि पर्व में है, अनुशासन पर्व में है, सभा पर्व में। कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च नौकसा दिव्याख्यानानि ये चापी पठन्ति मधुरम दुचा। और फिर आपके मौर्य काल का ही जो बिहार से जुड़ा हुआ है मौर्य, और ये भी प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख है आपके वहीं से मिला है, हमारे बिहार से ही, कि गंगाए महानदिये तटे सबो कथक भृंगाण तेनम स्तुति तीसी कायम ए ही राया आदि ना हो भावेनम पसई। तो जब ये बात चल रही है तो अब हमने 12वीं शताब्दी से बहुत पहले चली गई, बहुत ही बिल्कुल पहले चली गई, और मौर्य काल में चली गई। और महाभारत का तो मैं कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि उसके डेटिंग पे बहुत है तो मैं उसके डेटिंग तो जानती भी नहीं हूँ। तो फिर क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो कथकों का, अब कथक का स्वरूप उस समय क्या था मालूम नहीं। अगर अगर मैं प्राकृत का देखूं कि भिंगार नतेनम, तो मतलब श्रृंगारिक नृत्य, एक बहुत ही डेलिकेट और ग्रेसफुल नृत्य था, स्तुति करते हुए, डिवोशन था, वो भगवान की लीलाएं करते हुए। तो वो तो आत्मा बदली, आउटर फॉर्म बदल गया है, आउटर फॉर्म, लेकिन आत्मा नहीं बदली है। तो वो आज तक चली आ रही है। अब जो है मेरे मेरे मैं कथक को देख रही हूँ 50s से, 50s 60s 70s 80s, आज की जो है हम 2020 में है, सालों से कथक को देख रही हूँ। हाँ जरूर एम्फेसिस का है, पहले तो एम्फेसिस में और पेश करने के ढंग में फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। और अगर पहले अगर हम और क्योंकि एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है जी कि अब पहले लंबा लोगों के पास वक्त था, तो वो देयर वाज होल नाइट कॉन्सर्ट आपके पटना में ही। मैं खुद ही मैं 70 से नाच रही थी, विच अनफॉर्चुनेटली मिड 90 से फिर खत्म हो गया, लेकिन वहां की एक 100 साल की परंपरा जो थी कि होल नाइट कॉन्सर्ट्स होती थी, होल नाइट, जिसको उस समय कॉन्फ्रेंसेस कहते थे हम लोग, फेस्टिवल्स नहीं कहते थे। और हर एक चौराहे पर होती थी, और हर एक आर्टिस्ट 2-2 3-3 4-4 घंटे करता था, और दर्शक देखते थे, श्रोता लोग आकर सुनते थे, दर्शक लोग डांस को देखते थे। तो देखिए वो वक्त है और आज के वक्त में कि वो इंस्टेंट चाहिए। आज का वक्त हो गया है इंस्टेंट कॉफी की तरह, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो। तो अब जब इंस्टेंट का जमाना आ गया तो वो हर चीज जो है वो अब जो है कि रफ्तार भी शुरू हो गया है, कि पहले ठहराव था, हर चीज में ठहराव था, अब वो तेजीपन आ गया है, रफ्तार आ गया है। तो वो सिर्फ कथक में ही नहीं आया, हर डांस फॉर्म में आ गया, रफ्तार हो गया है,
तेजीपन आ गई है। तो एक वो डिफरेंट है। लेकिन अब मुझे लग रहा है जब आप कोविड-19 की बात कर रही हैं, तो फिर ये जो कोविड-19 ने लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है कि ठहराव की भी जरूरत है। एक वो ठहराव चाहिए, जीवन में चाहिए। भगदौड़ के जीवन से कहाँ कहाँ हम लोग कैसे गए, क्या हो रहा है, क्या मन हमेशा विचलित था, हमेशा विचलित की इधर उधर। लेकिन वो कहीं ना कहीं सुकूनियत चाहिए, ठहराव चाहिए। तो वो मनन करने के लिए फिर आपने कहा कैसे बदल सकता है, कैसे बदल रहा है। अब जब आपने, और मैं अब इसको लिंक कर रही हूं आप पौराणिक कथाओं से। पौराणिक कथाओं में हमेशा असुर था, दानव था। तो पूरा लोक जो है, अगर आप किसी को देख लीजिए कि पूरा, अगर त्रिपुरारी ये त्रिपुरा ये है, तो फिर वो पूरे ऐसे था कि पूरा तीनों लोक को उसमें हाहाकार मच गया था, क्योंकि उसने ऐसा हाहाकार मचा दिया था। लोग, देवी देवता, लोग, जनपद, सभी लोग में वो त्राही त्राही हो रही थी कि ईश्वर को आना पड़ा। तो आज कोविड-19 ने एक वो नहीं, वही काम कर रहे हैं जो पुराने असुर और दानव कर रहे थे। तो कोविड-19 जो है वो नया, मेरा वो आज के प्रतीक है, वो असुर और दानव का। वो असुर दानव आज का कोविड-19 है। आप और हम जो है, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो हमें जो है एक और सिंबोलिज्म मिल गया है एज अ कथक, हमारे थीम्स में थीमेटिकली एक और हमें एक कॉन्टेम्परेरीनेस मिल गया, एक और सिंबोलिज्म मिल गया है। वो चीज वही है, जैसे कि मैंने द्रौपदी चीरहरण अभी किया, तो चीज वही है, दानव वही है, लेकिन दानव का एक नया रूप जो है वो कोविड-19 है, वो असुर का नया रूप है कोविड-19 है। और आज जो है हम उसको और हम लोग सब त्राही त्राही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दैट इज अनदर। तो हमारी थीम्स ऐड हो गई हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड-19 एक अपने अंदर सभी के जीवन में एक फोर्स्ड ठहराव ला दिया है। और वो कि आप अपने जीवन में थोड़ी सी सुकूनियत लीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए, ठहराव लाइए। क्योंकि उस ठहराव खुद के आत्म ये सुख मिलता है, उसमें अंदरूनी सुख मिलता है, अंदरूनी, और उस सुख में शक्ति भी है। उस और एक और ये है कि आप जब आप अंदरूनी आप खुश रहेंगे, वो तो वो शक्ति आएगी। तो जब आप खुश रहेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी भी वाइब्रेट करेगी। तो आप चारों तरफ वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भी आप वाइब्रेट करेंगे। अगर आपने कोविड-19 में उस ठहराव, अपने आप को मनन करने में, साधना करने के बजाय और उसको पॉजिटिव लेने के बजाय आप अगर कोसते रहे, तो वो तो नेगेटिविटी हो गई। तो उसमें तो ना आप खुश रहेंगे, आप फिर भी इम्बैलेंस्ड रहेंगे। वो पहले भी आप इम्बैलेंस थे उस भगदौड़ की जिंदगी में, और अभी भी आपकी इम्बैलेंस है। बट एक मौका कोविड-19 कि आप अपने जीवन में कुछ ठहराव लाइए, कुछ आप सोचिए कि कहाँ आप वक्त है। ये ऑल्सो ये दिखा रहा है कि आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें कितनी क्लीनलीनेस आ गई है। छोटे इस 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में ही क्या क्या मतलब चेंजेस आ गए हैं। और तो वो अगर हम उस पर सोचे। अब ये दूसरी बात है कि अगर जब खुलेगा ये लॉकडाउन पीरियड खुलेगा, हम लोग निकलेंगे और वापस उस ढर्रे में फिर से, वो अपने ऊपर है, वो हर एक अपने व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन आपको तो एक मौका मिला। और दूसरी चीज है कि एक ये जो है पीरियड है, ये एक बहुत बड़ी अब सीख हमें, अब खुद को हमें सीखना है कि एक सबसे बड़ा शत्रु आदमी का भय होता है। अगर आप उस कोविड-19 के भय से मरे जा रहे हैं, तो आपने उस शत्रु आप पर हावी हो गया है। आपको अपने पॉजिटिविटी से,
आप किस तरह से उस कोविड-19 को दें, तो आपकी जो है अंदर की स्ट्रेंथ का भी वो टेस्टिंग हो रहा है। तो आई थिंक बहुत बहुत चीज सीखने के लिए है। और हम जैसे आर्टिस्ट लोग, जहां तक आर्टिस्टों का सवाल है और वो भी जी क्लासिकल आर्टिस्ट का सवाल है, वो वेल प्लेस्ड आर्टिस्ट तो अपना निभा लेंगे, क्योंकि अब तो 6-8 महीने 10 महीने तक तो कोई प्रोग्राम्स ही नहीं, मतलब मुश्किल ही लग रहा है कि पुराने ये से लेकिन जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो लाइट मैन है, मेकअप मैन है वगैरह, जो उनकी आमदनी इस पर है, उनके लिए स्टेज हैंड्स हैं, उनके लिए डिफिकल्ट लाइफ है। और लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि इतने उनके तनाव है पर्सनल जीवन में, फिर भी चेहरे पर एक क्या बात है, एक खुशी है, एक अंदरूनी, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से अपने मुश्किलों के साथ उससे जूझना है और उसको हराना है और आगे बढ़ना है। और एक और चीज है जो ये कोविड-19 ने किया है क्लासिकल वर्ल्ड के लिए, कि एटलीस्ट न्यू मीडियम्स हम लोग जानने पहचानने लगे हैं। कभी हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए थे, कभी इस तरह से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये एक नया मीडियम को जानने और पहचानने का मौका मिला है, उसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, उससे भय निकल गया है। वो पहले जो भयभीत रहते थे कि अरे ये नहीं हो सकता है, हाँ ये है, लेकिन ये भी सही है कि एक बार खत्म हो जाएगा लॉकडाउन पीरियड, और जब धीरे धीरे जब नॉर्मल सेम्बलेंस ऑफ लाइफ होगी, तो फॉर एन आर्टिस्ट फिजिकल प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर नहीं हो सकता। आप जी लोग तो थिएटर्स में हैं, मैं भी थिएटर की, तो इमेजिन कि हम लोग, अगर मेरे म्यूजिशियन यहाँ नहीं और ऑनलाइन अगर करना पड़े, तो ताल और लय तो गई, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल। एग्जैक्टनेस में तो कैसे होगा। और अगर आप लोग को प्ले करना पड़े, ठीक है, कटपिट करके आप, लेकिन फिल्म माध्यम अलग है और थिएटर जी माध्यम अलग है, तो दोनों में बहुत फर्क। और जो एनर्जी है, जो स्टेज के वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है, और वो फिजिकल इसमें वो है, वो एब्सोल्युटली अद्वितीय है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीथिंग एल्स, सो दैट विल रिमेन, वो पहला ही रहेगा। लेकिन ये सब जो ऑनलाइन मीडियम्स है वो सपोर्टिंग रहेगा, बट आफ्टर ये सब खत्म होने के बाद। लेकिन हाँ, so these are lessons to be learned from COVID-19, लेकिन we should not allow it to जी rule our lives. और जैसा आप कहें As कि many artists have. और जैसा आप कह रही थी कि कोविड-19 और पॉजिटिविटी, इन सारी चीज़ों पे जो अभी आपने बात की, एक गोपाल दास नीरज जी की जो रचना है, मेरे देश उदास ना होना, उस पे भी एक परफॉर्मेंस है आपका, जो हमारे दर्शक जो है वो अभी देखने वाले हैं, वो ये परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अगर आप वो अभी जी परफॉर्म जरूर, कर पाए। जी 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 जी, मेरे देश उदास ना हो, बहुत ही खूबसूरत रचना है गोपाल दास नीरज जी की। और मैंने कहा ना कि ये नया मीडियम है, हम लोग सब सीख रहे हैं, आप और हम सभी लोग इस थिएटर बिल्कुल। वर्ल्ड में, क्योंकि अपनी बात किस तरह से पहुंचाया जाए, तो ये नया मीडियम है। तो कुछ दिन पहले ही इस पर मैंने एक छोटा सा, वो 3-4 मिनट का अभिनय है, और उस पर किया था, और वो स्ट्रीम लाइव भी हुआ था, उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। तो जरूर मैं अभी करना चाहूंगी, और मैंने चश्मा उतारा है, अब जी जा रही हूँ करने के लिए। जी मैम। तो दर्शकों, जब तक मैम तैयार हो रही हैं, वो हमारे लिए ओ मेरे देश उदास न होना परफॉर्म मेरे करेंगे। देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। यह जो रात चुरा बैठी है चांद सितारों की तरुणाई, बस तब तक कर ले मनमानी जब तक कोई किरण न आए। खुलते ही पलकें फूलों की, बजते ही भ्रमरों की बंसी, छिन्न भिन्न होगी यह स्याही जैसे तेज धार से काई। तम के पांव नहीं होते, वह चलता थाम ज्योति का आंचल। मेरे प्यार निराश न हो,
फिर फूल खिलेगा, सूर्य मिलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। सिर्फ भूमिका है बहार की यह आंधी पतझड़ों वाली, किसी सुबह की ही मंजिल है रजनी बुझे सितारों वाली। उजड़े घर ये सूने आंगन, रोते नैन सिसकते सांवर, केवल वे हैं बीज के जिनसे उगनी है गेहूं की बाली। मूक शांति खुद एक क्रांति है, मूक दृष्टि खुद एक सृष्टि है, मेरे सृजन हताश न हो, फिर दनुज थकेगा, मनुज चलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। व्यर्थ नहीं यह मिट्टी का तप, व्यर्थ नहीं बलिदान हमारा, व्यर्थ नहीं ये गीले आंचल, व्यर्थ नहीं ये आंसू धारा। है मेरा विश्वास अटल, तुम ढांठ हटा दो, पाल गिरा दो, बीच समुंदर एक दिवस मिलने आएगा स्वयं किनारा। मन की गति पग गति बन जाए तो फिर मंजिल कौन कठिन है, मेरे लक्ष्य निराश न हो, फिर जग बदलेगा, मग बदलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। जीवन क्या तम भरे नगर में किसी रोशनी की पुकार है, ध्वनि जिसकी इस पार और प्रतिध्वनि जिसकी दूसरे पार है। 100 बार मरण ने सीकर होठ से चाहा चुप करना, पर देखा हर बार बजाती यह बैठी कोई सितार है। स्वर मिटता है नहीं, सिर्फ उसकी आवाज बदल जाती है, मेरे गीत उदास न हो, हर तार बजेगा, कंठ खुलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। हर तार बजेगा, कंठ खुलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। बहुत 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 अमेजिंग मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ये। to go back to something you mentioned about historical context, and I was very intrigued. आपने कहा, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल क्रिएट किया हमारे लिए कि भाई कोरोना जो जिस तरह से आ रहा है वो असुर हैं, दानव हैं, और जिस तरह से हमारा एक फोकस है कि हम लोग त्राही कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं इसको, हम वो मृत्यु लोक के प्राणी हैं। तो एक सवाल था मैम, इस सिचुएशन में देव कौन है, कहाँ है हमारे सेवियर, एंड इट्स मोर अबाउट डू वी लुक इनसाइड अस, सरकार का ही दायित्व होना, उसको लेकर हमारे एक आम आदमी, हम जो मिडिल क्लास है, रंगकर्मी हैं, हमारा क्या दायित्व बनता है। आपने जब आप इप्टा में आई भी थी हमसे बात करने पिछले साल, तो आपने इस बारे में काफ़ी कहा था कि रंगकर्म में हमारा एक दायित्व है कि इसको अब एक मॉडर्न तरीके से हम लोग आगे लेके जाएं। तो उसके बारे में मैम आप कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगी? ये आपका जो सवाल है कि कोविड-19 से हम लोग कि कौन सेवियर है, कौन है, वो तो हमारे अंदर है, वो तो हमारे अंदर है, हम किस तरह से देखते हैं। वो कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपने वो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब कोई प्रिस्क्रिप्शन आ गया, एक पिल है और वो पिल खाया और सब ठीक हो, तो आपके अंदर है। आप उससे कैसे जूझेंगे, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपने अपना इम्यून सिस्टम कैसे रखा है, आपके तो अगर आप डिजेक्टेड होंगे ये तो आपकी इम्यून सिस्टम तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। अगर पॉजिटिव होगा तो वो तो आप रहेंगे। लोग देखिए कितने लोग हर किस्म की बीमारियां से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन ठीक है कुछ कंटेजियस है कुछ नहीं,
प्रिकॉशन अलग चीज है, लेकिन भय मरना वो अलग। तो उसको जो है, आप जो है उसका जो सेवियर है आपके अंदर, वो जागृति हर एक व्यक्ति के अंदर है, और वो पॉजिटिविटी हर एक व्यक्ति के अंदर है, और कोई नहीं है। देखिए, अगर साइक्लोन आ रहा है, जो आप यहाँ एक तरफ तो कोविड-19 है और एक तरफ आपके बंगाल उड़ीसा में क्या भीषण साइक्लोन आया है। हाँ। अब उसको देखिए क्या कि जो परिवार उस साइक्लोन से बच के, जिसने सब कुछ खो दिया है, और उस साइक्लोन में अगर बच के निकल गया तो उसका क्या है, वो तो डबल रिन्यूड एफर्ट रहेगा, उसका करेज रहेगा कि मुझे अपना जीवन फिर बनाना है। तो हमें तो अपना जीवन बनाना, और मनुष्य कर सकता है, और उसमें वो हिम्मत है। मैं तो वो जानती हूँ कि वो कोई बाहर से कोई देवी देवता आने वाले नहीं है। अगर प्रिस्क्रिप्शन और वो हमारे साइंटिस्ट लगे, वो ठीक है, दोज आर एडेड, दोज आर एडिंग फैक्टर्स, एड्स, लेकिन फाइनली इट इज अप टू ईच वन ऑफ अस, हम सभी को। तो दैट अवेयरनेस, जो विष्णु जी हो या शिव भगवान हो या फलाना हो, ये हो वो हो, वो हमारे अंदर है। कोई एक्सटर्नल फोर्स उस तरह का नहीं है, वो हमारे अंदर की शक्ति है। जी। और मैम, आपने बात की हमारे अंदर की शक्ति की। रिसेंटली आई हैड अ फ्रेंड रीच आउट टू मी इन न्यूयॉर्क. She was watching a movie on Netflix called Ye Ballet, and she sent me a very intriguing message saying, you know, it's so nice to see that even in third world countries you have ballet being performed. And I had the urgency to tell her that, like, I think you're not aware, but, like, you know, we've had Uday Shankar's troupe in Nipta since 1943. We've been doing ballet for a long time. That brought me to a very interesting question. हिंदी में शिफ्ट करूँगा इससे, कि आज मैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जो हमारी ऑडियंस देख रही है, एक पाश्चात्य डांस फॉर्म से एक वैलिडेशन लेना है ना। एक आध एक्सपर्ट्स निकले हैं जिन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया, और बैले जबकि बॉलीवुड से भी काफ़ी ताल्लुकात रहा है पॉपुलर कल्चर में, पर उसको एक वैलिडेटेड फॉर्म ऑफ स्किल मानना, जहाँ हमारे यहाँ कथक और बहुत सारे डांस फॉर्म्स के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, यू नो, और किसी एक स्पेसिफिक डांस फॉर्म को ही सही समझना, उसके लिए मैम यंगस्टर्स कहाँ जाएं, कैसे इन चीज़ों को समझें? वेयर इज़ द पॉपुलर मीडियम वेयर दे कैन एक्चुअली गो एंड एक्सपोज देमसेल्व्स, जहाँ पे एक नेटफ्लिक्स उनको बैले से तुरंत अप्रोच करा देता है। तो ये कथक और लोकल डांस फॉर्म्स के लिए कहाँ हमारी आज की ऑडियंस जाए मैम? एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो नेटफ्लिक्स और अदर थिंग्स और जो हमारे आज के बच्चे हैं, वो उनकी क्लासिकल कल्चर से वाकिफ नहीं है, वेस्टर्न क्लासिकल कल्चर से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। वो माइकल जैक्सन से वाकिफ हैं, वो फलाने से वाकिफ है, वो तो वहाँ के पॉपुलर कल्चर से वाकिफ हैं। उनको कितने लोगों को मालूम है कि बाख कौन है, बीथोवन कौन है, किनके को मालूम है कि मार्था ग्राहम कौन थी, न्यूरेव कौन थे। तो फिर वो बैले कल्चर बिल्कुल उन लोग तो बैले उसको समझ रहे हैं जो कि पॉपुलर कल्चर का है। जैसे वो हमारे यहाँ की आजकल जो बॉलीवुड डांस को क्लासिकल हमारे ही लोग एक्चुअली जाकर के उस भ्रम को पैदा कर रहे हैं और फैला रहे हैं कि दैट इज इट। नो, क्लासिकल, बिकॉज वहां के लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ एक्चुअल क्लासिकल सीख, और वो उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इसमें मैं कहूंगी कि जो प्रॉब्लम है, हम सबकी प्रॉब्लम है, घर घर की प्रॉब्लम है, घर घर में जो है, और घर घर से लोग जो है निकलते हैं, जो अपना माइंड, वो जो घर में माइंड सेट है वो लेकर के निकलते हैं, और जो भी प्रोफेशन में है वो उस प्रोफेशन को में अपनी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये सब जो माइंडसेट है, आज कहाँ आपको क्लासिकल, पहले तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स में क्लासिकल थिएटर और प्रोग्राम्स के लिए डिस्कशन होता था। आप तो थिएटर के लोग हैं, कभी आपने न्यूज़पेपर्स में थिएटर का डिस्कशन देखा, क्लासिकल
प्रोग्राम का जो पहले हुआ करता था, क्योंकि नहीं है। आप सिर्फ वो जो है मटीरियलिज्म, पैसे चाहिए तो पैसे अगर तो उसमें फॉल्ट आप लोग बच्चों के, आज के बच्चे की नहीं है, हम लोगों की है। एज एल्डर्स क्या दे रहे हैं, हर बच्चा जो है they would like to live on ice creams and sweets, but हम घर में कहते ना कि आप देखिए प्लीज टेक दिस पौष्टिक आहार। सो everything has popular culture has its own beautiful place, and it has its beauty of its own, but it cannot replace classical culture and classical theater. Y'all are the theater. So there is a difference between the two, and the two have to coexist side by side, and the balance and harmony. So when we are talking of yoga, and that Hindustan ka yoga has become very popular. Yoga is not only asanas and pranayams, but yoga means balance and harmony. So balance and harmony has to be seen. वो हर एक एस्पेक्ट में दिखना चाहिए। और हमारे the way हम जिस तरह से अपनी आर्ट्स को भी जो देख रहे हैं, और वो क्योंकि उससे माइंडसेट डेवलप होता है, तो माइंडसेट जब डेवलप हो रहा है तो वो मटीरियलिज्म की तरफ ज्यादा डेवलप हो रहा है बनिस्बत कि इंटरनल हैप्पीनेस। आप है इंस्टेंट हैप्पी, जो वो उसको हैप्पीनेस में नहीं कहूंगी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट एंड इंस्टेंट जॉय के लिए है, लेकिन नॉट दैट आनंद जो हमारे भारतीय संस्कृति इज टॉकिंग अबाउट द होल टाइम। वो हमेशा कहती है, दोनों में बहुत स्लाइट अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। कहने के लिए तो एक ही शब्द है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें बच्चों के कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आप और हमारा फॉल्ट है, हम सभी के एल्डर्स ऑफ सोसाइटी का फॉल्ट है कि हमने तो डिस्कशन ही बंद कर दिया। घर में ना हो डिस्कशन नहीं हो रहा है, टीवी चैनल्स पे नहीं हो रहा है डिस्कशन, और पेपर्स वगैरह मैगजीन्स में तो हो ही नहीं रहा है, तो बच्चे फिर क्या देखेंगे, क्या इम्बाइब करेंगे? तो बच्चों का फॉल्ट नहीं है। आज भी अगर मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, हम अब शास्त्रीय नृत्य ऐसी चीज है कि वो आज क्या स्टेज पे गए, ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर भी ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर उसमें से 100 में से एटलीस्ट 15-20 ऐसे होंगे कि वो लगातार लगे। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा लगातार क्यों? साल दर साल वो लगातार कर रहा है, क्योंकि वो, और जब मैं पूछती हूँ कि भैया तुम लोग तो ये तो इंस्टेंट कॉफी नहीं है, नहीं तो आप लोग तो इंस्टेंट ये चाहिए वो, तो देते दीदी अच्छा लगता है, हम अपने रूट्स को जान रहे हैं अपने अब ये 8 साल का बच्चा मुझे कह, 8 साल का बच्चा, तो इमेजिन कि इस तरह से 100 में से 80 वो अलग मिजाज के, लेकिन ठीक है वो अलग मिजाज के है, बहुत निकल गए, लेकिन वो अब जब माता पिता बनते हैं तो वो वापस कहीं ना कहीं उनमें तो वो हमने बीज तो डाल दिया है, और वो कहीं ना कहीं घूम घाम के वापस आ रहा है। कई मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो हमें अपने इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर एक दर्पण डाल करके देखना है कि हम किस तरह का समाज कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं समाज को बनाना, तो हम समाज के स्वास्थ्य को बनाने की सोचे। स्वास्थ्य होता है उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में जी। और वो कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन मटीरियलिस्टिक परसूट में होना चाहिए, और वो सिर्फ होना हो जाए कि आफ्टर ऑल आप, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी चीजों के लिए आप कंफर्टेबल लाइफ कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ओवर कंफर्टेबल लाइफ, there's a difference कि कंफर्टेबल लाइफ एंड देन ओवर कंफर्टेबल लाइफ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो ना, वो you can sleep in one bedroom today, you might have a house with 40 bedrooms, you can sleep in one bedroom today, दूसरे दिन, तो उससे आपको कहाँ शांति मिल? शांति तो है कि आप जो है जो भी कर आप क्योंकि हम तो रह जाएंगे, जब जाएंगे
तो हम ना कोई अपनी मटेरियल वेल्थ और मटेरियल इसको लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने अच्छे काम छोड़ के जाएंगे, अच्छे डीड्स छोड़ के, और मैंने अगर किसी को हेल्प किया है तो वो रह जाएगा। तो आई थिंक दोनों में बहुत फर्क है। जब आप बात कर रहे हैं बैलेज की, उदय शंकर के बैले, उदय शंकर के साथ बैलेज में मैसेज, और ये जो है जो वैलिडेशन फ्रॉम द वेस्ट, क्लासिकल आर्टिस्ट वैलिडेशन फ्रॉम द वेस्ट, उस तरह का तो सब यहाँ से भाग जाता, सब थिएटर आर्टिस्ट यहाँ से उधर चले जाते टू वैलिड, लेकिन वो कोई नहीं कर रहा है, वो अपना यहाँ कर रहे क्योंकि यहाँ स्थायीपन है, अपनी रूट्स में जो जड़ें हैं और उसमें जो ग्रोथ होती है, उसकी जो उसका जो आनंद और अनुभव है वो अलग है, उसका रस अलग है। जी एक मेरा इसी से फॉलो अप सवाल है आपसे कि जो हम लोग अभी आप कह रहे थे कि मीडियम हम लोग वो बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके से, उस बातचीत की शुरुआत कहाँ से हो? जैसे हम लोग जब थिएटर करते हैं तो अगर हम लोग जब गिरीश कर्नाड को पढ़ते हैं, मोहन राकेश को पढ़ते हैं, तो हमें ये भी बताया जाता है, हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, कि नाट्य शास्त्र में इसको इस तरीके से बताया गया है। कई लोग जो ज्यादा मॉडर्निटी की तरफ जाते हैं वो लोग इस पे आर्ग्यू भी करते हैं कि शायद जो हमारे रूट्स रहे हैं, जो हमारे एकदम नाट्य शास्त्र है, उसमें शायद ये ना हो, ये ना हो। तो बहुत अच्छे से बताया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाट्य शास्त्र में ना हो। हर मुद्रा, हर चीज, हर एक्सप्रेशन नाट्य शास्त्र में है। तो वो बातचीत करने का मीडियम कैसे हो, हम वो बातचीत, वो संवाद लोगों तक कैसे पहुंचाए कि वो जो आप अभी नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो वो सदियों पहले हमारे पास टेक्स्ट में लिखा जा चुका है, वो किस तरीके से हम लोग पहुंचा सकते हैं? जब खुद जैसे आपका भी ये मीडियम है, अब आप ये जो कोविड-19 से सभी लोग इस मीडियम से वाकिफ हो रहे हैं, आप इस मीडियम को कीजिए। हाँ, कितने लोग देखेंगे वो अलग बात है, लेकिन भूले भटके अगर 10-20 ने भी देख लिया, चैनल सर्फिंग के दौरान में देख लिया और उस पर ठहर गए, तो आपकी बात तो कहीं तो किसी को, तो अगर 100 में से अगर आपकी बात अगर 4 लोग में भी पहुंच जाती, बहुत चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कि अब पहले तो वो भी नहीं पहुंच रही थी, तो बात पहुंचाने के हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचे कि हमें रेडीमेड मीडियम मिलेगा, नहीं। एंड आई थिंक कि हमको पहले घर से शुरू करना चाहिए, अपने घर से शुरू करें, वो अवेयरनेस लाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉगमैटिक हो, बिल्कुल नहीं। मैं हमारी परंपरा में हमेशा जो आपने नाट्य शास्त्र की बात कही है, आप अगर नाट्य शास्त्र सचमुच पढ़े तो वो कहते हैं कि डॉगमैटिक मत होइए, वो तो एक फ्रेमवर्क आपको दे दिया है, लेकिन उसके बाद जो है उसके इंटरप्रिटेशन, उसके जो मायने खोलने का है, वो तो काम हर एक आदमी का है। नाट्य शास्त्र ने तो एक फ्रेमवर्क, जैसे कि बायोलॉजी में वो एकदम वो डाइसेक्ट करके बता दिया कि आपके फिंगर्स है, 5 उंगलियां हैं, इसके अंदर ये नस है, उसके ये है, वो है, फलाना है, आपको डिटेलिंग दे दिए। लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग है, जो मास की कवरिंग और क्या इमोशंस की कवरिंग, आप और हम अलग अलग हैं, हर एक आदमी अलग अलग है। तो उसकी जो है किस तरह की जो इंटरप्रिटेशन है, वो तो हमारे ऊपर है, कितनी गहराई हमारे में है वो हमारे ऊपर है। तो ये जो है कि, और हमें किसी चीज को नकारना नहीं है, हर चीज की इम्पोर्टेंस है। सिर्फ व्हाट आई एम सेइंग इज, जो मैंने कुछ देर पहले कहा अबाउट थिएटर एंटरटेनमेंट, क्लासिकल आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड पॉपुलर एंटरटेनमेंट और व्हाटएवर एंटरटेनमेंट, जो भी एंटरटेनमेंट, सबके जरूरत है, सब अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत जरूरत है। साहित्य उतना जरूरी है जितना आपकी अभिव्यक्ति थ्रू थिएटर, जितनी अभिव्यक्ति थ्रू क्लासिकल डांस, जो उसकी अभिव्यक्ति थ्रू म्यूजिक, उसकी अभिव्यक्ति थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक एज वेल एज संगीत, और उसकी अभिव्यक्ति थ्रू व्हाटएवर मीडियम, सब मीडियम की जरूरत है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, हर चीज में ओवर किसी चीज की ना हो जाए।
ना इसकी ओवर होना चाहिए, ना उसकी ओवर होना चाहिए, ना उसका ओवर होना चाहिए, ना उसका। सब चीज जो है उस अगर बैलेंस्ड और हो वो, और वो जुडिशियसनेस, वो जो बात है वो कि वो जुडिशियसनेस हर एक आदमी को अपने आप करना है। जब हम हमारे में होगा तो हम वातावरण भी उसी तरह से फैलाएंगे। अगर हम अपने ही में नहीं होगा तो हम कहाँ से वो फैलाएंगे वो जुडिशियसनेस और फिर वो रीजनिंग। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि अगर आप शागिर्द, जब हम लोग गुरु शिष्य परंपरा की बात जी। करते हैं तो उन लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा, एक एक्सपेक्टेशन है कि आप जाकर के गुरु के साथ रहे और ऐसा कहे कि यू बिकम अ कार्बन कॉपी। लेकिन शास्त्र नहीं कहती है कि यू बिकम अ कार्बन कॉपी, बिल्कुल नहीं। वो कहती है आप उनसे एसेंस लीजिए, वो उसके स्पिरिट को जानिए, उस पर मनन कीजिए, इनफैक्ट क्वेश्चन इट। वो क्वेश्चनिंग के लिए भी मना नहीं कर रहे, और वो कह रहे कि वो ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो क्वेश्चनिंग को एक्सेप्ट करे। तो ये दोनों, और फिर उसको आगे ले जाकर और आप अपनी आइडेंटिटी के खुशबू से उसको बढ़ाइए। तो वो है हमारे, जो हमारे शास्त्र कहती है, और हम इसका इंटरप्रिटेशन गलत लेते हैं। तो वो सही इंटरप्रिटेशन, उस पर सही मनन करना हमारे हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी मैम, एक फॉलो अप क्वेश्चन लेना था मैम। आपने पहले भी बोला था, वी वांटेड टू ड्रॉ अ थ्रेड, कि मैम अभी कोविड के टाइम पे जब सब लोग घर में बंद हैं, एक लॉकडाउन चल रहा है, और एक ख़ास तरह का भार घर की औरतों पर ऑल द फीमेल्स ऑफ आवर सोसाइटी हैव बीन फेसिंग. It's gone around everything ranging from just not sharing of tasks to domestic abuse to horrendous stories. मैम इनके बारे में काफ़ी अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है, पर एक ऑडियंस क्वेश्चन आया था इसमें जिसमें आपसे पूछा था कि इस समय में मैम हाउ डू वी रीच आउट इफ़ समथिंग लाइक दिस हैपन्स. क्या एक तरीका होना चाहिए एज फैमिली फ्रेंड्स, हाउ डू वी सपोर्ट समवन, अगर किसी को हम जानते हैं क्या करना चाहिए. और ये क्वेश्चन आया है हमें मैम मुरादाबाद से रिया नारायण जी का. और मैम क्वेश्चन, how do we reach out? There are so many ways of reaching out. There are so many. You should have the will. आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप पहुंचे. इनफैक्ट जब आप मिलते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा ये जीव जंतु नहीं होगा जो नहीं चाहता है कि लोग उसे पूछे या प्यार मिले, या सभी लोग. और ये हमारे पास तो दूरभाष है, मोबाइल है. इमेजिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो एक मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं उस वक्त. अगर दूरभाष था तो वो ट्रंक कॉल करना पड़ता था. आज तो एक्सेसिबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी है. तो हम क्या रोकता है हमें कि अगर मैं कोई बुजुर्ग है, वो अकेले घर में है, कोई बहुत लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जो जीवन में जिनके कोई नहीं है और वो अकेले हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं पड़ता है कि उनको एक बार फोन कर ले, पूछ ले हालचाल. कुछ नहीं हमारा जाता है अगर हम 2 मिनट एक फोन कॉल में लगा दे और उनके हालचाल पूछ ले. तो उस बंदे को और उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा. तो ये कि किसी ने मेरे बारे में पूछा, तो ये हम तो एक जो इसमें बहुत ही खूबसूरत कुछ दिन पहले ही मैंने किया था, और वो मैं वीडियो आपको शेयर करती हूँ. वो वीडियो है YouTube पे भी है, गुफ्तगू बंद ना करो, बात से बात चले. ये अली सरदार जाफरी की कविता है, नज्म है, गुफ्तगू बंद ना हो बात से बात. तो कि बात जो है, अपनी बातचीत मत बंद कीजिए, कुछ भी हो. ये ऐसा वक्त मिला है कि आप जिससे नाराज भी थे, आप नाराजगी वो मतलब अपने ब्रिजेस भी मेंड कर सकते हैं. क्योंकि क्यों मन के अंदर वो मलाल रखे. तो और एक है कि अगर आप कर सके किसी की आर्थिक सहायता करने के लिए कोई कमी नहीं है.
किसी को आर्थिक सहायता कर सके, किसी को सहानुभूति की सहायता दे सके, किसी को किसी तरह से मदद कर सकते। बहुत बहुत तरीके हैं, जी बहुत इमोशनल तरीके हैं। सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। बहुत है, तभी तो मैंने कहा ना इमोशनल सपोर्ट कि आप किसी को भी आप दीजिए तो वो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आई थिंक देयर इज नो डर्थ, कोई कमी नहीं है किस तरह की सहायता। अगर आपने मुझसे पूछ लिया फोन करके कि शोभना जी आप कैसी हैं, मुझे कितना अच्छा लगा कि देखो अमीर ने फोन करके पूछा, जी। इस बच्चे ने पूछा। हाँ, तो वो सिर्फ आपको दुआएं मिलेंगी और कुछ जी नहीं मिलेगा। मैम और दुआ बहुत बड़ी चीज है। और मैम जब बात हम लोग महिला प्रधान विषयों की कर रहे हैं, शुरू में जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने एक अपने पीस के बारे में हमें बताया था, कोहब। तो उसके बारे में पहले हम आपसे जानना भी चाहेंगे, पीस का सिग्निफिकेंस, स्पेशली इसलिए भी उसकी जो लैंग्वेज है भोजपुरी और खड़ी हिंदी हमारे ऑडियंस के लिए। तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताएं, और एक परफॉर्मेंस अगर आज आप हमारे लिए आखिरी को हम कर सके तो बहुत आभार रहेंगे हम आपके। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 करेंगे। को हम, पहले तो 3 चीज है। को हम जो है वो संस्कृत है, को अहम, मैं कौन हूँ। और लेकिन उसकी में जो उसके अंदर की जो दर्शाने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए पोएम्स हैं, वो पहला तो है ट्रेडिशनल भोजपुरी और उसके बाद खड़ी हिंदी। जी और उसमें ये है कि विजुअलाइजेशन की सब लोग अपने कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, और वो आइडेंटिटी अपनी जो है पहचान ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या थी और क्या हो गई। और हमेशा अगर आप किसी से देखें ना, मैं ऐसी थी और आप जो है ऐसा हो गया, मैं ऐसी थी और देखे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मैं ऐसे हो गई, मैं वैसी थी। तो ये जो है तो उसी का एक वो कि एक औरत कह रही है कि देखो सखी मेरा जीवन कैसे बदल गया। जब मैं छोटी थी और वो भोजपुरी का जो पीस है, जो मैं छोटी थी और जो जो ओढ़नी से मुझे पोछा गया था और लपेटा गया था, वही ओढ़नी आज मेरा पर्दा बन गया है। ऐसा पर्दा बना है कि पर्दा मतलब कि मुझे घर के अंदर बैठा दिया, मतलब कि मेरी आइडेंटिटी को ये तो ऐसा पर्दा कि मेरी आइडेंटिटी छुप गई है, मेरे सब कुछ ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ग्रहण आ गया है, चंद्र ग्रहण आ गया है। तो कि अब मैं उस ग्रहण से निकल नहीं पा रही हूँ। और वैसे तो ये लंबा पीस था, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग में कितना कटा हुआ है, मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन उसमें कि जो मेरे हाथ जो है, जो गुड़िया से खेलते थे, आज क्या है, उसके हाथ में चकिया है और वो चकचक ऐसे पीसी जा रही है। मतलब कि हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी में सिंबोलिज्म की रोजमर्रे की जिंदगी में ऐसे लगे हुए कि ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी जिंदगी इसी में चली गई, पीसी जा रही है, पीसी जा रही है। और मेरे आंखें तो, मैं तो इमोशंस मेरे कुछ भी मेरे अंदर रहे नहीं, और मेरे जो ख्वाब थे, सपने थे सब टूट गए, और मेरे आंखें सिर्फ ऐसे सूनी हो गई है। और सोचे कि वो मुझे कब लिबरेशन मिलेगा, मैं कब इससे छुटकारा पाऊंगी, कब वो लोहार आएगा मेरे को इस बंधन के जंजीरों से मुक्त करेगा। फिर सोचते कि मैं क्यों इतनी निराश, जीवन को अच्छा बनाना या बुरा बनाना तो मेरे हाथ में। कोई एक्सटर्नल तो वो तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, अब वो बनाना तो मेरे हाथ में है। तो वो कहती, ओ कभी तुम ऐसा गीत बनाना कि उसमें जो है पूरे विश्व का दर्शन, वो संगीत जो है, संगीत में जीवन तो मैं खुद अपना बना सकती हूँ। मुझे और क्या, वो जितने भी जो प्रतिकूल ये एनवायरनमेंट है उसको मैं अनुकूल कर सकती हूँ, मेरे हिसाब से मैं चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये है कोहम। तो वो जी मैम, दैट इज अबाउट द सेल्फ, ड्रॉइंग द स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन द सेल्फ टू मेक योर ओन आइडेंटिटी एंड योर ओन प्लेस। तो अगर
करती हूँ। जी मैम, बिल्कुल। अब जी, वी बिल्कुल, कैन बिल्कुल। गो टू परफॉर्मेंसेस। अखेरे कैसन बदलल जीवन वारे, कैसन बदलल जीवन वारे, सखी रे कैसन बदलल जीवन वारे, कैसन बदलल जीवन वारे। जे हथवा गुड़िया से खेलल ले, हथवा गुड़िया से खेलल ले, पकड़त ओखली मसुरवा रे, पकड़त ओखली मसुरवा रे, चकिया चक 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 पिसले, चकिया चक 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 पिसले, जैसे पिसत जीवन वारे, जीवन वारे, जीवन वारे। सुनल अखियन दुवरिया तकले, कब हुई है लोहर कब हूँ टूटबे हमारे जंजीरवा, कब हूँ पूरत सपन वारे, सपन वारे, सपन वारे। ओ कवि तुम ऐसा गीत बनाना, तुम ऐसा गीत बनाना, ओ कवि ऐसा गीत बनाना, तुम ऐसा गीत बनाना, जीवन की सच्ची सुंदरता, जीवन की सच्ची सुंदरता तुम उसमें दिखलाना, ओ कवि तुम ऐसा गीत बनाना, तुम ऐसा गीत बनाना, ओ कवि, ओ कवि, तुम ऐसा गीत बनाना।
अमेजिंग मैम, बहुत धन्यवाद अमेजिंग, मैम। बहुत बढ़िया हमारे मैम। ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं। लोग लाइव कमेंट्स जा रहे हैं मैम। उससे पहले लोग जाएं मैम, आपके कुछ आखिरी शब्द इप्टा के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। शोभना मैम। मैं सिर्फ कहूंगी कि आप लोग अपने में विश्वास रखिए, भय से निकल के आइए, अपने अंदर रीजनिंग की शक्ति जागृत कीजिए, अपने अंदर संवेदना, ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी की ज्योति जलाइए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आगे चलते जाइए, अपना काम करते जाइए, और जो कुछ भी करे गहराई करें। जीवन में कुछ इंस्टेंट नहीं है। जी, फिर इसी नोट पे बिल्कुल, दर्शकों हम बिल्कुल। लोग आपसे इजाज़त लेंगे। बिहार इप्टा की पूरी टीम का फिर से पूरा शुक्रिया अदा। आमिर, फिरोज़, अशरफ खान, संजय सिन्हा, नवीन जी, अमित जी, तनवीर अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। शोभना मैम, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तनवीर जी की और पूरे परिवार को, आपको आमिर जी, आपको कबीर जी और तनवीर जी, एब्सेंशिया में जो मुझे दिखे नहीं, लेकिन मुझे मालूम है वो साथ हैं हम लोगों के, और वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया जी। थैंक यू मैम। हम लोग आपसे अलविदा चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली बार रूबरू में। बाय दर्शकों।